तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ को बताया था कूलोम चचा ने। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ क्या है, ये क्या बताता है, इसमें हम क्या चीजें पढ़ेंगे, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बेटा जो कूलॉम्स लॉ है आपका, ये आपका एक प्रकार का कूलम्बिक फोर्स के बारे में बताता है। कूलम्बिक फोर्स कह सकते हैं या फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस ऐसा फोर्स जो कि रेस्ट चार्जेस के बीच में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हमारे पास चार्ज है Q1, दूसरा हमारे पास चार्ज है Q2, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो भाई एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपेल करेंगे। क्या करेंगे? रेपेल। अब ये उसी प्रकार होता है जैसे कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाना। जब झगड़ा हो जाता है तो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, एक दूसरे से रेपेल करते हैं, और जब झगड़ा खत्म हो जाता है तो एक पॉजिटिव बन जाता है, एक निगेटिव हो जाता है, और दोनों एक दूसरे को खींचने लगते हैं। और वो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस है बेटा? पॉइंट चार्जेस, मतलब स्थिर चार्ज है, रुके हुए चार्ज है, रेस्ट में होते हैं। इसलिए इनमें जितना भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी फोर्स को निकालने का फॉर्मूला हमारे कूलम चचा ने निकाला था कि दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कूलॉम्स लॉ में हम लोग दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली बेटा कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? दो पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 एंड Q2। अब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, मींस वाइफ एंड हस्बैंड में झगड़ा, और झगड़ा होने पर क्या होता है? दोनों एक दूसरे से रेपेल करते हैं, कहो तो कत्ल भी कर दे भाई साहब। तो Q1 है Q2 है, तो Q1 Q2 को धक्का मारेगा इधर की तरफ, Q2 Q1 को धक्का मारेगा, चल रे तू इधर की तरफ। इन दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली? R। क्या मान ली? R। तो कूलम चचा ने क्या कहा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब मियां और बीबी मींस वाइफ एंड हस्बैंड, दो ही लोग है ना, तो दो लोग है तो दो लोग के बीच का झगड़ा थोड़ा सा तगड़ा हो भी सकता है। ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स जो भी लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के। मींस मान लीजिए Q1 पर 10 कूलॉम चार्ज है, Q2 पर भी 10 कूलॉम चार्ज है, इन दोनों का प्रोडक्ट 100 कूलॉम आया, मतलब 100 कूलॉम चार्ज है, तो उसी के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा। अब मान लो इनका हमने 20 कूलॉम और 20 कूलॉम कर दिया, टोटल कितना आ गया? 400 कूलॉम। तो पहले 100 कूलॉम था तो फोर्स लग रहा था, 400 कूलॉम हो गया तो फोर्स और ज्यादा लगेगा। अगर यहाँ पे 500 कूलॉम आ जाए तो फोर्स और ज्यादा हो जाएगा, अगर यहाँ 1000 कूलॉम आ जाए तो फोर्स और ज्यादा हो जाएगा। मतलब फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पर, मतलब इन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कितना आएगा उस पर डिपेंड हमारा करता है फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मींस Q1 एंड Q2। इसको हम बना लेगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, ए फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब क्या है भाई? सब ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं भैया जी। तो दूरियां ज्यादा बढ़ गई तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। अब दूरियां कम हो गई तो फोर्स बढ़ गया, मतलब रेडियस बढ़ेगी, रेडियस ज्यादा होगी, फोर्स कम लगेगा। रेडियस कम होगी, फोर्स ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई भैया जी? तो दूसरा क्या कहा? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका क्या मतलब हुआ? इनके बीच की दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, दूरी कम होगी
तो फोर्स ज्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम बना लेगा भाई साहब इक्वेशन नंबर 2। क्या बना लेंगे? इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करता है तो F प्रोपोर्शनल टू निकलता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बच्चा लोग हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएगा और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएगा तो लगेगा इक्वल टू, और इक्वल टू जब लगता है तो हम लोग डाल देते हैं इसमें K। और K क्या है भाई साहब? K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है भाई साहब? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये इतना फोर्स लग रहा है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। तो मैंने कहा 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2। इन दोनों के बीच में कितना, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव मींस एक दूसरे को धक्का मारेगा, रेपल करेगा। तो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाता है भाई साहब? तो कितना फोर्स लगाता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में है हवा। क्या है? हवा, एयर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू, हम लोग K की वैल्यू यहां पुट करेगा। K आपका कांस्टेंट वैल्यू है भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। क्या होती है भाई साहब? 9 × 10⁻⁹। अब इसकी यूनिट निकालते हैं हम लोग। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग यूनिट निकालेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर डिवाइड में है, आप इधर भेजेगा तो इसको मल्टीप्लाई में आएगा भाई साहब K, और ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो K इज इक्वल टू, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। रेडियस की यूनिट मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अपॉन Q1 की होती है कूलम इंटू कूलम, कूलम इंटू कूलम स्क्वायर। तो यूनिट क्या निकल आई भाई साहब? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो गई। क्या हो गई बेटा? यूनिट। तो कूलॉम्स लॉ हमें क्या बताता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और फोर्स डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के। इतनी बात आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा। तो बेटा जो आपका फोर्स है वो इन दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है, और कूलम्बिक फोर्स जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कौन से लॉ को भाई साहब? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कौन सा फोर्स? आपका कूलम्बिक फोर्स। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये तो पता ही होगा कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रेपल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो नोट हो गया होगा। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता है। ये हमारे पास प्लस Q1 पॉइंट चार्ज है, प्लस Q2 पॉइंट चार्ज है, दोनों ही रेस्ट में है चार्जेस। ठीक है, इन दोनों के बीच में रेपल्जन हो रहा है क्योंकि सेम चार्जेस हैं, तो रेपल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कितना फोर्स लगा रहे होंगे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा, फोर्स कम, दूरी कम, फोर्स ज्यादा। तो बात समझ में आ गई। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम कहते हैं कूलम्बिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन हमारा हट जाएगा तो क्या लग जाएगा? K हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। K की वैल्यू क्या होती? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती वो होती 9 × 10⁹
अब ये यूनिट कहां से आ गई भाई साहब, ये यूनिट कहां से आ गई? तो बेटा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कैसे निकाली? आर को आप इधर भेजिए, एफ इंटू आर स्क्वायर, Q1 Q2 को नीचे भेज दीजिए। तो फोर्स की यूनिट होती न्यूटन, रेडियस की यूनिट होती मीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, Q1 कूलम्ब, कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। इसको हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसको इरेज करता है। वेरी गुड, इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो मेरे पास सीधे सीधे फॉर्मूला क्या निकल के आता है? क्या फॉर्मूला निकल के आता है मुन्ना? तो बेटा जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपका कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर कहीं पर एप्सिलॉन एम लिखकर आता है तो ये नॉट है, ये फ्री स्पेस यानी एयर और वैक्यूम में है। किसमें है? एयर और वैक्यूम। बट अगर आपका एप्सिलॉन एम कहीं लिख के आता है तो वो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसमें होती है बेटा? किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, एफ जो है F इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहां से दिख रहा है ना, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के। F इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब परमिटिविटी आप बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, परमिटिविटी आप घटाओगे तो फोर्स ज्यादा होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक चीज हम आपको बता देते हैं, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये इसकी वैल्यू होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी इन एयर, हवा में क्या होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये इसकी वैल्यू होती है। अगर आपको इसकी यूनिट निकली है तो यूनिट होगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, के की जस्ट अपोजिट, ठीक है, के जस्ट अपोजिट। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है भाई साहब। तो हमारे पास है एक प्लस क्यू चार्ज और हमारे पास है एक माइनस क्यू चार्ज, इसके बीच में हवा है। क्या है? क्या है भाई साहब? हवा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है भाई साहब? पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव। आप इसको याद कर सकते हैं भाई साहब। क्या होता है, ये हमारे शाहरुख खान थे और ये हमारी लाल साड़ी में मैडम थी, मैडम मैम शाहरुख खान, ठीक है। तो अब शाहरुख खान जो है ये निगेटिव चार्ज है और मैडम कौन सा चार्ज थी भाई साहब? पॉजिटिव चार्ज थी। अब मैडम पॉजिटिव चार्ज अपनी, मतलब मैडम के पास एक रस्सी है, क्या है? रस्सी। उन्होंने रस्सी ऐसे फेंकी घुमा के और शाहरुख खान के गले में अटका दी। तो ये रस्सी इन्होंने फेंक दी और इनके गले में अटका दी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार की रस्सी है जो कि कौन फेंकेगा? मैडम फेंकेंगी, यानी पॉजिटिव चार्ज। किधर फेंकेंगी? निगेटिव चार्ज की तरफ, और उसको घसीट के अपनी तरफ ले आएंगी। तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है और निगेटिव शाहरुख खान पे, निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगी और शाहरुख खान को घसीट के अपनी तरफ ले आएगी। तो बात समझ में आई भाई साहब? तो ये खड़ी है मैडम, मैडम ने रस्सी घुमाई, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकी है, ये फेंका और फेंक के शाहरुख खान को अपनी तरफ घसीट लिया। तो क्या समझे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ने पूरा चक्कर लगाया और इसको अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट। तो कोई भी फोर्स किसकी वजह से लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही शाहरुख खान खींचते हुए इधर चले आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर फ्लो होती है भाई साहब?
पॉजिटिव से निगेटिव, तो हमारी मैडम हो गई ये पॉजिटिव, ये हो गई हमारी मैडम, और इधर निगेटिव चार्ज है, मींस हमारे हो गए SRK जी। ठीक है, तो मैडम ने खूब सारी रस्सियां फेंकी शाहरुख खान पे और शाहरुख खान को अपनी तरफ घसीट रही हैं, तो मैडम ने क्या लगाया, फोर्स, और तो पॉजिटिव निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पकड़ के अपनी तरफ घसीट लाएंगी, रस्सी से घसीट लेंगे, तो इसका मतलब इन पे फोर्स लगा, किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी यहां बीच में हवा है, क्या है, एयर, क्या है, एयर, तो एयर की परमिटिविटी क्या थी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये एयर की परमिटिविटी थी 10 की पावर -12। लेकिन अब हम यहां रख देते हैं भाई साहब वाटर, क्या रख देते हैं, क्या रख देते हैं, वाटर, इसकी परमिटिविटी थी 7.01 इंटू 10 की पावर -10। तो बताइए एयर की परमिटिविटी ज्यादा है या वाटर की परमिटिविटी ज्यादा है, माननी सी बात है भाई, एयर की है 10 की पावर -12 और वाटर की है 10 की पावर -10, तो 10 की पावर -10 बड़ा है, बड़ा है, और 10 की पावर -12 छोटा है, बड़ा है। चलो अच्छा भाई, हम तो आशीष चंचलानी के गाने पे चले गए थे। तो भाई, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10 की पावर -12 छोटा होता है, 10 की पावर -10 बड़ा होता है, तो 10 की पावर -10 बड़ा है। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू आप नोट कर लिए होंगे पॉज करके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं भाई साहब। ठीक है, तो अभी यहां पे हवा है और हवा में परमिटिविटी कम है, तो हम यहां फॉर्मूला लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/ε0। अभी ε0 कम है तो फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा, मतलब मैडम शाहरुख खान को रस्सी ऐसे डालेंगी और पकड़ के ऐसे घसीट लेंगी, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब इसमें मैंने रख दिया पानी, क्या रख दिया, पानी, क्या रख दिया भाई साहब, पानी। अब यहां पे रख दिया ε m, ε m की वैल्यू 10 की पावर -10 हो गई, तो अब ε0 बढ़ गया, तो फोर्स क्या लगना चाहिए, कम, माननी सी बात है। तो अब मैडम ने रस्सी इधर से इधर तो फेंकी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव जा रही थी, अब बीच में पानी आ गया, ये शाहरुख खान नदी के इधर खड़े हैं और मैडम नदी के पार इधर खड़ी हैं, तो नदी के पार 7 समुंदर पार में तेरे पीछे अब की नहीं जाएंगी मैडम, मैडम अब की उधर नहीं जाएंगी, मैडम इधर से रस्सी फेंकेंगी, बट क्या होगा, अब मैडम रस्सी फेंकेंगी तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियां हैं पानी में, तो मछलियां, कुछ मछलियां पॉजिटिव हैं, कुछ मछलियां निगेटिव हैं भाई साहब। तो पानी से जो आयंस है, जो चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्ज किसको पोलराइज करेगा, निगेटिव चार्ज को पोलराइज कर लेगा, और निगेटिव चार्ज किसको पोलराइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज को पोलराइज करेगा। अब इसमें अपने अंदर, पानी के अंदर अपने आप एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलता है भाई साहब, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है हम लोग। ये कौन सी फील्ड है, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस हुई है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैडम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पेंसिल बोलो, पेंसिल तुम्हारी साथी कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गई, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी सब कैंसिल। अब मैडम की रस्सी को इस वाली रस्सी ने तो काट दिया, अब क्या इन पे फोर्स लगा पाएंगी शाहरुख खान पे, नहीं, अब ये इनको अपनी तरफ घसीट नहीं पाएंगी, मतलब परमिटिविटी बढ़ी, फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो अब हम आपको फिजिक्स की भाषा में बता देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही इसमें पानी मैंने रखा तो उसके अंदर के निगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ पोलराइज हो गए और निगेटिव की तरफ पॉजिटिव के चार्जेस पोलराइज हो गए। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर फ्लो होती है भाई साहब, पॉजिटिव से निगेटिव, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं। तो मतलब क्या ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा पाएगा, नहीं, बहुत कम फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसके बीच में परमिटिविटी मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी। तो परमिटिविटी का खेला समझ में आ गया। अगर परमिटिविटी कम होती है तो फोर्स ज्यादा लगता है, अगर परमिटिविटी ज्यादा होती, जैसे हमने वाटर रख दिया तो परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। इतनी बात आपको समझ में
आ गई होगी कि परमिटिविटी का क्या खेला है। इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब मैं आगे बढ़ता है। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। चलिए भाई, तो यार की खबर आए या ना आए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ का कौन सा फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट अ बिजी डे। तो ये है दो चार्जेस के बीच का फोर्स, ठीक है। और ये कौन सा फोर्स है भाई साहब? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ेगा लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। हम लोग पढ़ेगा लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओके, तो कूलॉम्स लॉ की मैं कमियां बताएगा आपको। क्या बताएगा? कमियां। तो कमियां क्या थी इनकी, इसके बारे में हम लोग जानता है, ठीक है। तो इनकी पहली कमी थी, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस, नॉट ऑन एक्सटेंडेड चार्जेस। ओके, तो पहला इन्होंने क्या लिमिटेशन बताई हमको कि भैया कि ये केवल पॉइंट चार्जेस पर इनका लॉ ये एप्लीकेबल करता है। मतलब कूलॉम्स लॉ जो आप फोर्स निकाल सकते हो वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही आप ये लॉ लगा सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो, वरना आप एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए कभी भी कूलॉम्स लॉ का यूज करके आप फोर्स नहीं निकाल सकते हो। तो बच्चा लोग, एक्सटेंडेड चार्जेस का मतलब क्या होता है? पॉइंट चार्जेस तो मैं समझ गया, एक चार्ज, दो चार्ज, पॉइंट चार्ज, उसको मैं बता देता है। बट एक्सटेंडेड चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक बोल दिया वायर, अब इस वायर में बहुत सारे चार्जेस फैले हुए हैं, तो इन सभी चार्जेस को मैं बोलेगा एक्सटेंडेड चार्ज। इन सभी चार्जेस में आप कूलॉम्स लॉ का यूज नहीं कर सकते हो। आप केवल किस में यूज कर सकते हो? पॉइंट चार्जेस में। अब अगर आपको कूलॉम्स लॉ इसमें लगाना है तो इन एक्सटेंडेड चार्जेस को तोड़ना पड़ेगा। सबको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, अब इस पे कूलॉम्स लॉ लग पाएगा, वरना ये एक्सटेंडेड चार्जेस पे कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। कूलॉम्स लॉ केवल और केवल एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस पे। किस पे एप्लीकेबल है बच्चा लोग? पॉइंट चार्जेस पे। वेरी गुड। अब हम लोग लिखेगा पॉइंट चार्जेस क्या होता है। हेडिंग डाल दिए पॉइंट चार्ज। क्या होता है भाई साहब पॉइंट चार्ज? इसके बारे में हमको बता दीजिए। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? साइज ऑफ चार्ज इज वेरी बिग। साइज ऑफ चार्ज इज वेरी बिग। तो चार्ज का साइज बहुत बड़ा हो जा सकता है, वो डिपेंड नहीं करता। कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन चार्ज। इसको पढ़ के हमको क्या समझ में आता है भाई साहब? पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं चार्ज बहुत ही छोटा है, साइज उसका बहुत भी बड़ा हो सकता है, बहुत बहुत बिग भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच की सेपरेशन कितनी है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो पॉइंट चार्ज है या नहीं है। तो पॉइंट चार्ज, मान लीजिए इतना बड़ा सा घर है और इतना ही बड़ा सा घर आपका दिल्ली में है, वहां से हम दिल्ली लेके आएगा, तो ये पॉइंट चार्ज और दिल्ली में भी पॉइंट चार्ज है, मतलब इतना बड़ा घर। अब आपको बड़ा सा घर लग रहा है, लेकिन अगर ऊपर से जाके आप देखेंगे, नहीं ऊपर नहीं जाना इतनी जल्दी, मतलब एरोप्लेन से जाके ऊपर आप देखिएगा तो सेपरेशन बहुत ज्यादा होने के कारण ये घर आपको पॉइंट साइज दिखेगा। तो पॉइंट चार्ज जो है वो बहुत छोटा चार्ज नहीं है, ऐसा मन में मत लाइएगा। इसका चार्ज का साइज वेरी वेरी बिग भी हो सकता है, बट डिपेंड कंपेयर करने पर
किसके कंपेयर करने पर? सेपरेशन बिटवीन, मतलब दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन कैसी है उस पे डिपेंड करता है पॉइंट चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन इसको नोट कर लीजिए, साइज ऑफ चार्ज इज वेरी बिग कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, मतलब उनके सेपरेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? सेपरेशन पर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए क्लियर, तो पॉइंट चार्ज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ता है। तो आपको इतना क्लियर हो गया पॉइंट चार्ज क्या होता है, पहला लिमिटेशन। अब हम लोग दूसरा लिमिटेशन देखेगा। दूसरा लिमिटेशन, इसको मैं इरेज कर देता है भाई साहब। एक लड़की भीगी भागी सी, सोई रातों में जागी सी। चलिए भाई, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे। इट इज applicable only on stationary charges। कौन सा चार्जेस बच्चा लोग? कूलॉम्स लॉ केवल और केवल स्टेशनरी चार्जेस पर लगता है। तो चलिए हमें देखता है, एक चार्ज है हमारे पास Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ये चार्ज रेस्ट में है, ये चार्ज भी रेस्ट में है। एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, ये चार्ज रेस्ट में है, ये चार्ज आपका मोशन में है। एक चार्ज हमारा Q1, एक चार्ज हमारा Q2, ये चार्ज हमारा रेस्ट में है नहीं है, ये चार्ज हमारा मोशन में है, और ये भी चार्ज हमारा भाई साहब मोशन में है। तो अब आपको बताना है कि इनमें हम किसमें में से हम लोग कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं। तो रेस्ट में है, रेस्ट में है, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन स्टेशनरी चार्जेस। किस पे एप्लीकेबल? स्टेशनरी चार्ज पर, मतलब इस पे कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है। यहां दोनों चार्ज मोशन में है, इसका मतलब इस पे आपका कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा। ये एक चार्ज रेस्ट में है, एक चार्ज मोशन में है, एक चार्ज रेस्ट में है, तो इसका मतलब इस पे हम लोग क्या लगा सकता है? इस पे हम लोग लगा सकता है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, इस पे हम लोग कूलॉम्स लॉ लगा सकता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा फैन ऑफ कर दीजिए उधर। चलिए, तो थोड़ा सा लाइट इन्वर्टर बोल गया। चलिए, तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि लिमिटेशन में बताया गया है, पहला आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ये केवल पॉइंट चार्जेस पे लगता है, और दूसरा आपको समझ में आ गया होगा कि ये केवल एप्लीकेबल है स्टेशनरी चार्जेस पर। मींस अगर ये दोनों चार्जेस रेस्ट में हैं तब कूलॉम्स लॉ यहां लगेगा, दोनों चार्जेस मोशन में हैं कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा। एक चार्ज तो एटलीस्ट रेस्ट में है ना, तो यहां कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग थर्ड लिमिटेशन पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा भाई साहब? थर्ड लिमिटेशन। तो तीसरा लिमिटेशन क्या है? इट इज नॉट वैलिड इफ रेडियस इज लेस देन 10 की पावर, इफ इट इज नॉट वैलिड if it is not valid if radius is less than 10 की पावर -15 fm फर्मी मीटर। समझ गए भाई साहब? तो अगर आपकी रेडियस 10 की पावर -15 से मीटर से कम है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? 10 की पावर -15 से अगर रेडियस कम है, मतलब ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी जो r है वो उसकी 10 की पावर -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट वैलिड इफ r इज लेस देन 10 की पावर -15 मीटर। इनके बीच की दूरी अगर 10 की पावर -15 से कम है तो उसमें भी हम लोग कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। तो कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होने के लिए इनके बीच की दूरी 10 की पावर -15 से ज्यादा होनी चाहिए,
तभी आपका ये कूलॉम्स लॉ इसमें एप्लीकेबल होगा। तो बेटा कुछ ये आपके क्या थे, ये आपके कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक है। और बेसिकली आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स है। मींस ये फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये हमारा एक डस्टर है, इस पे फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ, तो आप बताओगे mg, ठीक है। तो मैंने इस डस्टर को यहां घुमाया, यहां घुमाया, यहां घुमा के यहां ले आए। अब बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा? अभी भी फोर्स कितना लगेगा? mg। इसको घुमा के मैं यहां ले आया, अब बताओ कितना फोर्स लगेगा? mg। यहां से अब कितना फोर्स लगेगा? mg। मतलब ये फोर्स कंजर्वेटिव है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, आप इसको कहीं भी ले जाओ फोर्स उतना ही लगेगा। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कूलॉम्स लॉ, कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ही फोर्सेस हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए भाई साहब, तो हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया, परमिटिविटी जान ली, उसके अंदर भीतर भीतर की वैल्यू जान ली। चलिए, तो कूलॉम्स लॉ में हमने आपको डायमेंशन नहीं निकालना सिखाया था, तो मैं डायमेंशन निकालना सिखा देता हूं। K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर, ये हमारी यूनिट निकली थी। अगर आपको याद हो, फॉर्मूला था K इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, फोर्स की यूनिट न्यूटन, रेडियस की यूनिट मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, Q1 कूलॉम्ब, कूलॉम्ब कूलॉम्ब स्क्वायर भाई साहब। तो न्यूटन 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 है फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं आपको अगर नहीं आती डायमेंशन तो देख लो, मास के लिए हम लोग m डायमेंशन का यूज करते हैं, लेंथ के लिए यानी मीटर, डिस्टेंस के लिए हम लोग l का यूज करते हैं, और समय के लिए हम लोग t डायमेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट सभी जानते होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सभी जानते हैं, वेरी गुड। मीटर की यूनिट क्या होती? मीटर यानी लेंथ यानी l, तो इसकी डायमेंशन l। सेकंड यानी टाइम की डायमेंशन t, s का स्क्वायर t का स्क्वायर। अगर t स्क्वायर ऊपर भेजोगे तो l t की पावर -2, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ गई? l t -2। मास की डायमेंशन m, तो हमारी फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई? m l t की पावर -2। तो बेटा ये आ गई हमारी फोर्स की डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन न्यूटन की डायमेंशन क्या निकली? m l t की पावर -2, ठीक है। मीटर यानी लेंथ की क्या होती डायमेंशन? l, स्क्वायर लगा दिया, अपॉन कूलॉम्ब। तो चार्ज की फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? चार्ज की फॉर्मूली होती है Q इज इक्वल टू आई टी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जिसके लिए इसकी डायमेंशन होती है A, और टाइम की डायमेंशन जानते हो T। तो चार्ज की डायमेंशन क्या निकला है? AT। तो A स्क्वायर T स्क्वायर कूलॉम्ब का स्क्वायर है, ठीक है भाई साहब। तो M L स्क्वायर और L क्या हो गया? L क्यूब हो गया। T की पावर 2 ऊपर जाएगा, T की पावर -2, T की पावर -2, T की पावर -2, T की पावर -4, और A की पावर 2 ऊपर जाएगा, A की पावर -2 हो जाएगा भाई साहब। तो ये आ गई आपकी K की डायमेंशन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये चीज नोट कर लीजिए आप लोग, खटाक से जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन विद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको मैं हटा देता है। कंपैरिजन विद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब अब हम लोग कूलॉम्स लॉ को कंपेयर करेगा, कूलॉम्स लॉ को कंपेयर करेगा किसके साथ? बोलो। कूलॉम्स लॉ को हम लोग कंपेयर करेगा ग्रेविटेशनल लॉ के साथ। चलिए, तो हम लोग हेडिंग लगाएगा कंपैरिजन बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। ओके,
तो एक तरफ हम लोग लिखेगा कूलॉम्स लॉ, दूसरी तरफ हम लोग लिखेगा ग्रेविटेशनल लॉ, और दोनों का फॉर्मूला नोट करेगा। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या था भाई साहब, Fm इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो पहले हम दोनों के बीच में सिमिलरिटीज देखेंगे। क्या देखेंगे, सिमिलरिटीज भाई साहब, सिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटी क्या है इन दोनों में, इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये किसको फॉलो कर रहा है भाई साहब, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी, दोनों ही कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा सिमिलरिटी क्या दिख रही है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं लिखेगा बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरी सिमिलरिटी क्या है, तीसरी सिमिलरिटी बच्चा लोग इसमें यह है कि दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं। कौन सा फोर्स है भाई, सब सेंट्रल फोर्सेस। अब कुछ बच्चों को सेंट्रल फोर्सेस का मतलब नहीं समझ में आया होगा, तो इसको हम लोग समझता है। ये हमारा अर्थ है, ये इसका सेंटर है, क्या है इसका सेंटर। अब यहां पे हमने एक बॉडी रखी है, इस बॉडी का सेंटर ये है। अब आपके अकॉर्डिंग अर्थ इसको खींचेगी, अगर अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है तो इसको नीचे की तरफ इधर गिरना चाहिए, बट नहीं, ये किधर की तरफ जाएगा, इसका सेंटर इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये अंदर की तरफ इधर की तरफ खींचा हुआ जाएगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा, इधर नहीं लगेगा। तो सेंटर से सेंटर की तरफ सेंट्रल फोर्स है, सेंटर से सेंटर के बीच में इसमें फोर्स लगता है। तो ये भी सेंट्रल फोर्स है, ये भी सेंट्रल फोर्स है। ये बात आपको समझ में आ गई, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं गिरेगा, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ खींचा हुआ जाएगा, सेंटर की तरफ। इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम लोग इन दोनों को कहेंगे ये दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच में आपका फोर्स लगता है, तो दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं। ये इनकी सिमिलरिटीज हैं। क्या है, क्या है भाई साहब, सिमिलरिटीज। अब हम इनमें देखेगा डिसिमिलरिटी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें बस लगा लेगा, क्या लगा देगा भाई साहब, डिसिमिलरिटी। इसको मैं हटा देता है, ये नोट हो गया होगा। तो पहली डिसिमिलरिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेगा। पहली डिसिमिलरिटी आपको साफ साफ दिख रही होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन भी करता है और क्या करता है, रिपल्जन भी करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन भी करता है, रिपल्जन भी करता है, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज निगेटिव दोनों अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रेपेल करेगा। बट जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो केवल और केवल अट्रैक्शन करता है, ये केवल और केवल अट्रैक्शन करता है। बट ये अट्रैक्ट भी करेगा, रेपेल भी करेगा, बट ये केवल और केवल अट्रैक्ट करेगा। इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये पहली डिसिमिलरिटी। दूसरी डिसिमिलरिटी क्या है भाई साहब, चलिए जानते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कांस्टेंट होता है K, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करता है भाई साहब, ये डिपेंड करता है परमिटिविटी। किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। बट जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की कैपिटल G की वैल्यू है ये फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स, ये चेंज नहीं होती है, बट ये चेंज होती है, ये मीडियम पर डिपेंड करती है। एप्सिलॉन m हो गया, वाटर हो गया या ग्लास हो गया, तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई भाई साहब। तो इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब हमने ये समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो K कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है मीडियम पर, बट जो ग्रेविटेशनल का फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता है। उसकी जो वैल्यू है G की वैल्यू फिक्स है, वो डिपेंड नहीं करती किसी पे, ये फिक्स है, ये फेविक्विक है। समझ में आ गई बात। तो दूसरी सिमिलरिटी समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे तीसरी सिमिलरिटी। तीसरी सिमिलरिटी ये बताती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 42 टाइम्स ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 रेज टू द पावर 42 टाइम्स ज्यादा है।